हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज की जो अपनी यूनिट है वो है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स के अंदर अब आज अपना पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। और इनकम फ्रॉम जो सैलरी है उसके सेक्शन 15 टू 17 तक हम करने वाले हैं। ठीक है, आइए आज करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। सबसे पहले बात करते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी यानी कि सैलरी के अंदर आप किस किस चीज़ को इंक्लूड करोगे। सैलरी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं बेसिक सैलरी को या वेजेस को। ठीक है, कोई ग्रेड है जैसे कि 2 या 3 साल के बाद 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये बढ़ जाएंगे, वो भी इंक्लूड है। पेंशन को, बोनस। बोनस क्या होता है? जो एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा कोई वर्क किया उसके लिए नहीं मिलता। ठीक है ना, बस वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयज़ है इसलिए उसको बोनस दिया जाता है। लेकिन बोनस होता क्या है? नो एक्स्ट्रा एफर्ट बाय द एम्प्लॉयज़, कि जो एम्प्लॉयज़ द्वारा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किए जाते उसके लिए मिलता है। जबकि कमीशन क्या होता है? भाई अगर ज़्यादा सेल करेगा, ज़्यादा एफर्ट करेगा तो कमीशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर एक्स्ट्रा वर्क आता है। अलाउंस इंक्लूड करते हैं, परक्यूजिट्स यानी कि फैसिलिटी या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट, अलाउंस या कोई एरियर बकाया था पिछले एम्प्लॉयर से। ठीक है, तो वो भी आ जाएगा। और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब होता है कि आप पैसे की बजाय, सैलरी के बजाय कुछ और पेमेंट कर देते हो एम्प्लॉयज को। अब जो ये सैलरी आ गई ना, जो जितने हमने ऐड पढ़े, सारे के सारे पढ़े थे, अब जो ये पर सारे पॉइंट पढ़े हैं, बेसिक सैलरी, पेंशन, बोनस, कमीशन, अलाउंस, परक्यूजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है, एरियर इन सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू, इन सब को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा अपना क्या? ग्रोस सैलरी। क्या आ जाएगा? ग्रोस सैलरी आ जाएगा। इसमें से डिडक्शन लेस करते हैं सेक्शन 16 की। तो 16(1) जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपये की। और 16(2) जो इंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में बात कराई, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए छूट है, प्राइवेट के लिए नहीं है। सेक्शन 16(3) के अंदर एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स के बारे में जो 2500 रुपये तक की छूट दी गई है। अब ये ग्रोस सैलरी में से ये डिडक्शन लेस कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट इनकम फ्रॉम सैलरी हेड आ जाएगा। अब जो यहाँ पर मेन जो अपना रहने वाला है वो जो ये सेक्शन 16 है, इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरटेनमेंट अलाउंस की। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को छूट मिलेगी, प्राइवेट को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले उसकी ग्रोस सैलरी में ऐड कीजिएगा। ग्रोस सैलरी अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, सैलरी, बोनस, कमीशन, उसमें ऐड करना है। फिर सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को छूट देनी है। अब छूट कितनी मिलेगी? 3 चीज़ें हैं, यानी कि पहला ऑप्शन है, मान लें कि 5,000 रुपये मैक्सिमम छूट मिल सकती हैं, या बेसिक सैलरी का 20% हो सकता है, या फिर एक्चुअल में जितना उसको इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है एम्प्लॉयज़ को। इन तीनों में से जो कम होगा उसकी इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? उसकी इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी। ठीक है, सपोज करो कि उसका एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हुआ है 7,000 रुपये का। ठीक है, और ये बेसिक सैलरी बन गई उसकी 8,000, और ऊपर 5,000 दे ही रखा है, तो मिनिमम कितना? 5,000 की छूट मिल जाएगी। तो बच गए कितने? 2,000। 2,000 क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। ये क्या है? एंटरटेनमेंट अलाउंस। और अगर प्राइवेट एम्प्लॉयज है तो 7 के 7,000 रुपये टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रोफेशनल टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा अपना? प्रोफेशनल टैक्स के रिगार्डिंग बात किया गया। प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय के बिहाफ पर, तो सबसे पहले तो ग्रोस सैलरी में इंक्लूड करेंगे, और फिर क्या है, इसको डिडक्शन दे देंगे कितने? 2,500 रुपये तक की अपने पास जो दे रखी थी वही आ जाएगा सारा का सारा। अब है रिगार्डिंग हाउस रेंट। देखो, एक होता है अलाउंस और एक होती है परक्यूजिट्स। अलाउंस जो होता है वो रुपीज़ की फॉर्म में होता है, और परक्यूजिट्स जो होता है वो काइंड्स की फॉर्म में होता है। यानी कि ये रुपीज़ बोलो या फिर वर्ड यूज कर सकते हैं कि मनी की फॉर्म में होता है, और ये काइंड्स का मतलब कोई भी वस्तु, गुड्स के फॉर्म में होता है। जैसे अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 10,000 रुपये दे देता है कि आप जाइए किसी भी मकान में रह लीजिएगा, ये 10,000 रुपये लो, तो 10,000 कहलाएंगे हाउस रेंट अलाउंस। लेकिन अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रुपए की फॉर्म में ना देकर एक घर दे देता है, चाहे वो एम्प्लॉयर किराए पे लेके दे या फिर एम्प्लॉयर का खुद का भी हो, तो वो कहलाता है परक्यूजिट्स, यानी कि फैसिलिटी, जिसको हम हाउस रेंट परक्यूजिट्स बोल सकते हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन भी वर्ड यूज किया जाता है। होप शो आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस इसका। ये तो यहाँ पर चार्ट बनाया गया है, वैसे जो आप बोल सकते हो थ्योरेटिकली भी आगे दिया गया है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। तो हाउस रेंट अलाउंस है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबके लिए टैक्सेबल होता है। इसकी एक लिमिट है, क्या कुछ है, एक छूट दी गई किसको? एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड, रेंट पेड, कितना रेंट पे किया है, और सैलरी का 10%।
अगर मान लीजिए कि नॉर्मल शहर है तो 40% सैलरी, तीसरा पॉइंट लेना है। और अगर मेट्रो कौन सी, 4 ही मेट्रो सिटी अपनी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, इन तीनों ऑप्शंस में से जो कम होगा उसकी छूट मिल जाएगी और बाकी का क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा उसकी ग्रोस सैलरी में और टैक्सेबल पार्ट कहलाएगा। अब आप बोलोगे सर ये सैलरी है, सैलरी के अंदर इंक्लूड क्या करती है, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी है, हर कंसेप्ट के लिए सैलरी अलग अलग है। जैसे हाउस रेंट के लिए आपकी सैलरी अलग है, कार के लिए सैलरी अलग है, ठीक है, कोई भी मेडिकल के लिए सैलरी, मतलब हर किसी के लिए सैलरी का मायना अलग अलग होता है, पेंशन के लिए अलग होती है, ग्रेजुटी के लिए अलग होती है, तो उस टाइप से आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे सैलरी का मतलब यहाँ पर बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, आरबी का मतलब होता है रिटायरमेंट बेनिफिट पर जो मिलेगा उसको डियरनेस अलाउंस आप बोल सकते हो, या परसेंटेज कमीशन ऑन दी टर्नओवर, यानी कमीशन भी बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन सैलरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए सेम अप्लाई होता है अगर रुपए दिए हैं तो एम्प्लॉयर ने। अब अगर बात करते हैं अब बात करते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन की, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग तो भाई जो गवर्नमेंट ने फीस डिसाइड कर दी ना, वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा आपका टैक्सेबल में। अब जो फीस डिसाइड कर दी, वो अगर मान ले किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से सरकार ने कुछ पैसे ले लिए तो वो घटा के बाकी उसकी बेनिफिट हो जाएगा, ये मान ले परक्यूजिट्स हो जाएगा। मान लिया कि 10,000 रुपये का एक घर था जो नॉर्मली, हालांकि पैसे नहीं दिए, ओनर के पास एक घर था लेकिन उसी सोसाइटी में बाकी घर भी 10,000 रुपये रेंट पे थे, लेकिन वो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दे दिया रहने के लिए और बदले में 3,000 रुपये चार्ज कर लिया, तो फैसिलिटी कितने की मिली, 7,000 की, तो ये आ जाएगा इसके रिगार्डिंग। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करते हैं, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का मतलब तभी अब जो एम्प्लॉयर है उसका खुद का घर है या उसने रेंट पे लेके दिया है। अगर मान ले कि उसने दिया है क्या, रेंट पे लेकर, क्या दिया उसने, रेंट पे लेकर दिया है, तो सिंपल सा रूल है बस, ये देखिए यहाँ तक। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने रेंट पे लेके दिया है तो उसके रिगार्डिंग क्या है, एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी, इन दोनों में से जो कम होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। और आपको ये चीज़ें याद रखनी है, नंबर 1, नंबर 2, पेपर में यही तो पूछेगा पेपर में क्या पूछेगा, देखिए पेपर में ऐसे बोलेगा कि रेंट फ्री अकोमोडेशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में अगर रेंट पे मकान लेकर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो क्या क्या लिमिट्स रहने वाली है, तो ये आपको याद रखना है। अगर मान ले कि ओनर का खुद का घर हो तो कितना टैक्सेबल होगा, अगर मान ले कि वहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 10 लाख है तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी का 7.5% तक टैक्सेबल, और 10 से 25 लाख के बीच में से जनसंख्या जहाँ पर एम्प्लॉय रहता है वहाँ पर 10% सैलरी का, यानी कि जहाँ पर, और 25 लाख से ज़्यादा की सैलरी अगर वहाँ कोई एम्प्लॉय है तो वहाँ पर 15% सैलरी का। अब बात करोगे सर सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, बेसिक, डीए, बोनस, फीस, कमीशन, टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंस। देखो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउस रेंट अलाउंस के लिए सैलरी का मीनिंग अलग था, वहाँ पर था बेसिक, डीए और कमीशन। यहाँ पर क्या है, बोनस भी इंक्लूड कर दिया गया है और ये टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंस भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये समझने का फ़र्क है कि ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि हर हेड के लिए सैलरी का मतलब क्या क्या है। अगर मान लें फर्नीचर रेंट पे लेके दिया है, देखो एक तो मकान होता है, एक उसके अंदर जो फर्नीचर है, चाहे वो रसोई का हो, चाहे वो आप बोल सकते हो कि पूरे घर का जो भी है, ठीक है ना, वो अगर वो फर्नीचर रेंट पे लेके दिया है तो फर्नीचर रेंट पे लेके जितना रेंट पे करेगा वो, अगर रेंट पे लेके नहीं दिया तो ओनर का खुद का है तो हर साल 10% उस फर्नीचर की कॉस्ट को हम ऐड करते चले जाएंगे, मतलब ये बेनिफिट मिला है ये मान के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, ये था आपका हाउस के बारे में, हाउस रेंट अलाउंस हमने पढ़ा और हाउस हमने परक्यूजिट्स भी पढ़ लिया, ठीक है ना, रेंट फ्री एकोमोडेशन या परक्यूजिट्स भी पढ़ लिया। थोड़ा इसके बारे में और दे रखा पैराग्राफ की फॉर्म में, आगे वो भी कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट है अपना प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग। तो प्रोविडेंट फंड में स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्राइवेट प्रोविडेंट फंड पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कोई रिलेशन नहीं होता, जहाँ पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कोई रिलेशन ना हो फिर भी फंड में कंट्रीब्यूट किया जाता है, उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट फंड बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड नॉन गवर्नमेंट के लिए, और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो आपको इसमें याद क्या करना है, देखिए इसमें सिर्फ ये याद रखना है, देखो एक तो एम्प्लॉयर पैसे डालेगा, एक एम्प्लॉय पैसे डालेगा, सिंपल बात है।
अब जो एम्प्लॉयर पैसे डालेगा उस पैसे पे भी एम्प्लॉयज़ को ब्याज मिलेगा, और जो एम्प्लॉय खुद पैसे डालेगा उस पैसे पे भी एम्प्लॉय को ब्याज मिलेगा। मतलब मिलना सारा एम्प्लॉय को है, ब्याज भी और मूल भी। अब बात आती है कि जो इनकम टैक्स के अंदर किस चीज़ की छूट है और किस पे टैक्स लगेगा। अगर मान लिया कि स्टैच्यूरी प्रोविडेंट फंड है, क्या है स्टैच्यूरी प्रोविडेंट फंड, आइए वन बाय वन करते हैं। स्टैच्यूरी प्रोविडेंट फंड में जितना एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है जितना एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से कटवा के डलवाएगा प्रोविडेंट फंड में, तो सारे के सारे एटीसी में उसको छीट मिलेगी। ठीक है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। क्या होता है वो? एग्जेम्प्ट होता है। ये तो कंट्रीब्यूशन आ गए दोनों को, ठीक है ना, सिंपल आप समझाओगे यहाँ पर। दूसरा करते हैं इंटरेस्ट की बात, चाहे वो एम्प्लॉयज़ ने जो पैसा प्रोविडेंट फंड में डाला उस पर इंटरेस्ट हो, और चाहे एम्प्लॉयर ने डाला उस पर इंटरेस्ट हो, दोनों का यहाँ ये कि भी क्या है, एग्जम्प्टेड है। सिंपल। अब बात कर लेते हैं इसी के अंदर किस चीज़ की, कि सर जो लास्ट में जो लमसम मिलेगा, लमसम अमाउंट, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? नहीं जी, वो भी एग्जम्प्टेड है। तो अल्टीमेटली क्या है, स्टैच्यूरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए डिडक्शन एटीसी के अंदर एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन पर, बाकी सारा का सारा क्या है, एग्जम्प्ट है। सिंपल है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के बारे में। एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन किया वो एटीसी के अंदर छूट है, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय की सैलरी का 12% तक डालता है तो फ्री है, 12% से ज़्यादा डालेगा तो टैक्सेबल। किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि उसकी सैलरी में जुड़ जाएगा ना, और ग्रोस सैलरी में जुड़ जाएगा तो फिर टैक्स लग जाएगा, फ्री तो नहीं है। तो इसलिए अब आप बोलोगे सर 12% सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन आपका हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज वाला, ये पूछा जाता है हर बार, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट 9.5% तक, चाहे वो एम्प्लॉयर का हो चाहे एम्प्लॉय का हो, बस ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। और लमसम में लास्ट में मिलेगा जो, वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड नाइदर एग्जेम्प्ट और नॉट टैक्सेबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो इनकम है ये अदर सोर्स के अंदर काउंट की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसमें भी वही आ जाओ दोनों। सर एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन तो नाइदर एग्जम्प्ट होता ना टैक्सेबल होता, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट होता है। अब बात करेंगे किसकी, इसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट जो होता है, जो एम्प्लॉयज़ ने जो पैसा जमा करा उसके ऊपर जो ब्याज है वो अदर सोर्स में जाएगा, और एम्प्लॉयर ने जो ब्याज मिलेगा वो रिटायरमेंट के टाइम ही सिर्फ टैक्सेबल होगा। अब बात करते हैं लमसम की, टैक्सेबल ओनली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सिर्फ एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन, और उस एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज एम्प्लॉयज़ को मिला है उसको वो टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉय वाला तो क्या है, फ्री होता है। कर लोगे? बस यही है और कुछ नहीं, ये आपका कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग दे दिया था। आइए नेक्स्ट चलते हैं कार फैसिलिटी के रिगार्डिंग। अब जो कार फैसिलिटी के रिगार्डिंग ये भी सिंपल सा रूल है भाई, देखो या तो कार एम्प्लॉय की होगी या एम्प्लॉयर की होगी। अगर कार एम्प्लॉय की है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो उसका खर्चा भी एम्प्लॉय पे करे, कार एम्प्लॉय की खर्चा एम्प्लॉय पे करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसको काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो कार किसकी, एम्प्लॉय की, खर्चा कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉय, तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कोई एंट्री नहीं, आप बोल सकते हो कि नॉट इंक्लूड, मेंशन ही नहीं करते। अब कार एम्प्लॉय की है, खर्चा एम्प्लॉयर दे, कार किसकी, एम्प्लॉय की, खर्चा कौन दे, एम्प्लॉयर दे। तो सर एम्प्लॉयर तो सिर्फ ऑफिस यूज के लिए देगा, बिल्कुल। तो पर्सनल अगर यूज किया है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। यानी कि कार एम्प्लॉयज़ की थी, ऑफिस में मान लीजिए 10,000 रुपये पर मंथ खर्चा आ रहा था, 5,000 रुपये एम्प्लॉयज़ अपने घर के लिए यूज़ कर रहा था, 15,000 रुपये, तो 5,000 रुपये एम्प्लॉयज़ के टैक्सेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं सर कार छोटी है या बड़ी है। कार छोटी है तो 1,800 रुपये पर मंथ तक छूट मिलेगी, और बड़ी है तो 2,400 रुपये पर मंथ तक छूट मिलेगी। ये था अगर कार एम्प्लॉयज़ की है तो। अब अगर कार एम्प्लॉयर की है तो, अगर एम्प्लॉयर की कार और एम्प्लॉई खर्चा भरे तो 10% एक्चुअल कॉस्ट का, वही कार छोटी और बड़ी, यहाँ पर 600 रुपये पर मंथ। और यहाँ देखो कार के खर्चे अगर एम्प्लॉई पे करता है तो 600 और 900 उसके मतलब कि इतने की लेस एक्सपेंसेस मिल जाएगा। और अगर एम्प्लॉयर की कार है तो एक्चुअल कॉस्ट का 10%
और साथ में एक और याद रखना, अगर एम्प्लॉयर की कार एम्प्लॉयर खर्चा पे करता है तो एक्चुअल कॉस्ट का 10% और जो एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर ये 1400। आपको थोड़ा सा ड्राइवर है तो 900 रुपये पर मंथ टैक्सेबल। अब थोड़ा सा इसमें और करवा देता हूँ, देखिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है तो आप यहाँ से ईजिली कर पाओगे। ये चार्ट याद कर लेना बस, काफ़ी आपका काम चल जाएगा। देखिए क्या है, एक मिनट, ये रहा, देखिए देखिए यहाँ पर क्या कुछ दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है। देखिए एक्सपेंसेस रिम्बर्समेंट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर द्वारा खर्चे दिए जाते हैं या एम्प्लॉय द्वारा खर्चे दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कार छोटी और बड़ी। अगर कार की क्यूबिक कैपेसिटी यानी कि इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर तक है तो कार छोटी है, वरना ज़्यादा है तो कार बड़ी, यानी कि ये क्या है स्मॉल कार और ये क्या है बिग या फिर लार्ज कार हो जाएगी। अगर खर्चे एम्प्लॉयर पे करता है तो छोटी कार है तो 1800 और 900, ठीक है, बड़ी कार के 1800, छोटी के 900, सॉरी 1800 और 900 हो जाएगा। अगर मान ले कि 900 रुपये ड्राइवर के, ये 900 तो एक बार चाहे छोड़ दो आप, इसको ड्राइवर के अलग से लिख देना बाद में, ठीक है। तो अगर छोटी कार है खर्चे एम्प्लॉयर पे करता है तो 1800 रुपये और बड़ी कार है तो 2400 रुपये। एम्प्लॉय पे करता है छोटी कार के 600 रुपये और बड़ी कार के 900 रुपये, बस ये याद रखना। ड्राइवर वाला तो इसमें साथ में वैसे दे रखा, आप लास्ट में नीचे लिख सकते हो कि अगर ड्राइवर लिया तो 900 रुपये उसकी जो दिहाड़ी है वो जुड़ जाएगी, बस और कुछ नहीं, ठीक है। बस ये था आपका सारा का सारा कार के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखिए, ये था कुछ बेसिक से कंसेप्ट जो सैलरी हेड स्टार्ट करवाने से पहले ही हमने करवाए हैं। ये इसलिए करवाए हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा आपका हाउस रेंट अलाउंस के बारे में, रेंट फ्री एकोमोडेशन के बारे में, प्रोविडेंट फंड के बारे में और कार फैसिलिटी के बारे में, ठीक है। आइए अब करते हैं सैलरी का जो बेसिक टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको करवा चुका हूँ और अब थोड़ा बहुत बेसिक बचता है वो हम करने वाले हैं। आइए सबसे पहले सैलरी। सैलरी का मतलब ही क्या होता है, देखो सैलरी के लिए सबसे पहले एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना कंपलसरी है, मस्ट है, ज़रूरी है, ठीक है, वो रिलेशन होना ज़रूरी है। तो सैलरी सेक्शन 15 to 17 सारे हेड इसके अंदर आ जाते हैं। सैलरी से रिलेटेड जितनी बातें हैं, सैलरी एक तरह का रेमुनेशन रिसीव्ड है बाय अकरिंग एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल द्वारा या फिर पीरियोडिकली हो सकता है, जो सर्विस देता है किसी को, चाहे वो जो अपने एम्प्लॉयर को जो सर्विस प्रोवाइड करता है एम्प्लॉई, चाहे वो एक्सप्रेस यानी कि चाहे पहले स्पष्ट हो एग्रीमेंट हो या फिर इम्प्लाइड या गर्भित भी हो, मतलब कि इम्प्लाइड मतलब इनबिल्ट हो, आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सैलरी जब काम करे तभी, पिछले ईयर का अगर कुछ मिला है तो वो भी सैलरी के अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा सैलरी के अंदर कुछ कंसेप्ट दिए गए, कुछ पॉइंट दिए गए इनकम टैक्स अकॉर्डिंग के अंदर कौन कौन सी कंडीशन है जो रेमुनरेशन या सैलरी को अंदर इनकम टैक्स के अंदर सैलरी हेड में चार्ज की जाएगी। सबसे पहले व्हेन ड्यू फ्रॉम द फॉर्मर एम्प्लॉयर और प्रेजेंट, या चाहे तो पुराना एम्प्लॉयर हो चाहे प्रेजेंट में हो, इन प्रीवियस ईयर के अंदर बात की गई है, चाहे उसने सैलरी पे की हो चाहे ना, यानी कि अक्रूवल बेसिस पे भी हम सैलरी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान लेता है, ठीक है। चाहे पे की हो चाहे अलाउड की हो, तब ऑन द बिहाफ ऑफ फॉर्मर एम्प्लॉय प्रेजेंट एम्प्लॉय नो ड्यू बट इट बिकम द ड्यू, ठीक है। कहने का मतलब चाहे सैलरी दे दी हो चाहे ना दे दी हो वो मिल जाएगा। अगर कोई एरियर वगैरह है और इस साल मिल रहा है, कई सालों मान ली 10 साल पहले का एरियर है अब मिल रहा है, तो भी वो सैलरी के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। ये सिंपल सी सैलरी की एक डेफिनेशन दे रखी थी, ठीक है। आई इसके बाद दिया गया नेक्स्ट वन अपना कि सैलरी सेक्शन 16 इनकम टैक्स एक्ट गिव द इंक्लूसिव बट नॉट एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब ये चीज़ें इंक्लूड की गई है लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही चीज़ें हो, इसके अलावा भी इंक्लूड किया जा सकता है। नो टैक्स एग्जॉस्टिव का मतलब होता है भाई संपूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है अपने आप में, और भी आ सकता है, जैसे कि वेजेज है, एन्युटी है, ग्रेजुएटी है, फीस है, एडवांस सैलरी, लीव इनकैशमेंट, ये सारे के सारे पॉइंट है जो आप देख लेना, कंसिडर कर लें, सारे सैलरी के अंदर ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम एरियर के रिगार्डिंग।
कि एरियर यानी कि अगर कोई बकाया है सैलरी का तो उसका भी बेनिफिट मिल सकता है। जैसे एडवांस मिल गई तब भी, एरियर हो गया तब भी, ठीक है, तो वो उसी ईयर में काउंट की जाएगी। पेंशन के रिगार्डिंग क्या है, रिटायरमेंट का बेनिफिट के टाइम देखो, एम्प्लॉयज़ जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो दो तरह की फैसिलिटी उसको मिलती है, एक पेंशन की, एक ग्रेजुइटी की। किसकी मिलती है? एक पेंशन की मिलती है। ये दोनों एक तरह की रिटायरमेंट बेनिफिट ही है, अलग कुछ नहीं, आप ऐसे मान सकते हो समझाने के लिए। दोनों क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट है। पेंशन जो मिलती है वो रिटायरमेंट के टाइम मिलती है, या फिर डेथ हो जाए रिटायरमेंट से पहले तब भी मिलती है, ठीक है। ये नॉर्मली मंथली बेसिस पे काउंट की जाती है, मंथली बेसिस पे मिलता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग है, या फिर कुछ पोर्शन वो अपना साथ इकट्ठा ले सकता है, बाकी किस्तों में होता है। तो दो तरह की पेंशन ले सकता है एम्प्लॉयज, या तो रिटायरमेंट के बाद, अगर डेथ होगी तो उसके रिप्रेजेंटेटिव। कैसे लिया? तो इकट्ठी ले सकता है और या फिर किस्तों में ले सकता है। तो दोनों की इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन अलग अलग टाइप की होती है। जो आप बोलो पीरियोडिकल पेंशन है, यानी कि जो किस्तों में लेते हैं उसको तो हम अनकम्यूटेड पेंशन बोलते हैं, और जो पीरियोडिकल जो किस्तों में लेता है, किस्तों में नहीं लेता, उसको कम्यूटेड पेंशन बोल देते हैं। यानी कि इकट्ठी लेगा तो कम्यूटेड पेंशन, और किस्तों में लेगा तो पीरियोडिकल पेंशन, ठीक है। तो इसने बोला कि ये फुल्ली टैक्सेबल होती है जो किस्तों में लेते हैं भाई, चाहे वो गवर्नमेंट इंप्लॉयज हो चाहे नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉयज हो। कम्यूटेड जो इकट्ठा लेता है गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए तो फ्री है, गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए क्या है? फ्री होती है जो इकट्ठी पेंशन उसको मिलती है। फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या लोकल अथॉरिटी, जो भी सरकारी है उसकी फुली एग्जेम्प्टेड होती है। तो अब बात करते हैं जी प्राइवेट वालों के लिए। प्राइवेट वालों के लिए कि हाफ पेंशन जो होती है एग्जाम्प्ट होती है, बाकी उसकी स्लैब में डाल के टैक्सेबल के अकॉर्डिंग उसकी काउंट की जाती है, ठीक है। ये सारा सिस्टम वही दे रखा है। इसके बारे में बात करके आगे, ये था पढ़ लेना, कोई ज़्यादा जरूरी था, ये पेंशन के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत दे रखा था। अब बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी की। हमने क्या क्या पढ़ा, आपको टॉपिक याद रखने चाहिए। एक आपने हाउस रेंट वाला पढ़ लिया, हाउस रेंट अलाउंस या प्रिक्विजिट्स के रिगार्डिंग। एक हमने प्रोविडेंट फंड पढ़ा, एक हमने कार फैसिलिटी पढ़ा, एक हमने पेंशन पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं मेडिकल फैसिलिटी। अब मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में ले रहा है या इंडिया से बाहर, मैटर करता है। अगर देखो एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है तो एग्जम्प्टेड है, ठीक है। कोई मान लें कि ट्रीटमेंट करवाया गया एम्प्लॉयर उसकी फैमिली का, जो एम्प्लॉयर ने मेंशन हॉस्पिटल है, मेंशन का मतलब कि जैसे एम्प्लॉयर ने बोल रखा है कि भाई यहाँ आप अगर ट्रीटमेंट कराते हो तो सारा का सारा क्या है? एग्जम्प्टेड दे रखा सारा का सारा, ठीक है। अगर उसके कोई फैमिली मेम्बर हैं तो उसके रिगार्डिंग, यानी कि एम्प्लॉई और उसके फैमिली मेम्बर में मोस्टली डिपेंडेंट, जैसे माता पिता आते हैं, और डिपेंडेंट भाई अगर बहन है तो डिपेंडेंट है तो ही आते हैं, वरना नहीं आते, ठीक है। और ये मैक्सिमम जो छूट आपको जो याद रखना है इसमें डेटा, कि जो मेडिकल फैसिलिटी है जो इंडिया के अंदर है वो मैक्सिमम छूट 15,000 रुपये तक की है। कितनी मैक्सिमम? 15,000 तक की, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर सर इंडिया से बाहर अगर ट्रीटमेंट कराता है तो इंडिया से बाहर अगर ट्रीटमेंट कराएगा तो भाई खर्चा आरबीआई डिसाइड करेगी, या फिर तभी बेनिफिट उसको मिलेगा जब उसकी ग्रोस टोटल इनकम, जिसमें ये मेडिकल वाला खर्चा भी इंक्लूड है, 2 लाख से ज़्यादा ना हो, तभी उसको बेनिफिट मिलता है। हाँ, वो अपने बाहर अपने साथ कोई अटेंडेंट ले जा सकता है, यानी कि एक हेल्पर ले जा सकता है, ये किया जा सकता है। ये मेडिकल फैसिलिटी। तो याद क्या करना चाहिए इन दोनों मेडिकल फैसिलिटी में? इंडिया के अंदर है तो मैक्सिमम छूट कितनी? प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर देखो, गवर्नमेंट है या एम्प्लॉयर का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सारी छूट ही है। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर करवा रहा है कोई एम्प्लॉइज तो 15,000 तक की छूट है। अगर अब्रोड जाके करा रहा है तो आरबीआई जितना खर्चा परमिट करे वो, और 2 लाख, उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी बेनिफिट ये मिलेगा ट्रैवलिंग का, ग्रोस टोटल इनकम। इसके बाद आते हैं वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। देखो ये मेडिकल का हो गया, तो ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो पूछे जा सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, कि रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन आप कैसे करोगे। अब ये जो पढ़ के आए थे ना, जो सबसे पहला हमने चार्ट पढ़ा था वही ये दिखाया गया है, क्या क्या वही है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 2 टाइपों में डिवाइड किया गया है रेंट फ्री अकोमोडेशन को, देखो ठीक है। एक था हमने क्या था, हाउस रेंट अलाउंस किया था ना, वो चाहे गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो टैक्सेबल, वो तो अलग ही हो गया। एक है रेंट फ्री अकोमोडेशन, जिसमें हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वाला में तो हमने बोला था जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही होगा, और नॉन गवर्नमेंट वाले में हमने फिर बात की थी कि एम्प्लॉयर के पास खुद का घर है या नहीं है। अगर रेंट पे है तो वही 15% सैलरी वाला, ये खुद का घर है तो वही भाई 7.5% सैलरी का, 10 लाख से कम पॉपुलेशन में अगर रह रहा है तो वो सारा सिस्टम वहीं पर आ जाएगा। तो यहाँ से लेके आपका डिटेल और यहाँ तक सेकंड पॉइंट तक, ये सारा का सारा वही है जो हमने चार्ट में किया है, ठीक है। अब अगर मान ले कि ऐसा हो एम्प्लॉइज
कि उसको बाहर जाना पड़ जाए, होटल वगैरह में रुकना पड़ जाए, तो 24% सैलरी का 24% सैलरी का उसको बेनिफिट मिल जाएगा। कितने परसेंट? 24% तक बेनिफिट मिलता है। ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय से वसूल लिया ना एम्प्लॉयर ने, चाहे किसी भी केस में हो, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से जो फैसिलिटी दे दी तो अच्छी बात है, अगर बदले में कुछ ले लिया थोड़ा बहुत तो सारे की सारी की छूट मिल जाएगी, क्योंकि वो तो एम्प्लॉय का खुद का ही खर्चा हो गया। तो उसके रिगार्डिंग फैसिलिटी तो मान लें कि 10,000 एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय पे खर्चा किया और एम्प्लॉय से 2,000 रुपये ले लिए, तो फैसिलिटी 10,000 की थोड़ी हुई, फैसिलिटी तो 8,000 की हुई। ठीक है, बस यही है। इसके अलावा है, अगर होटल में तो 24% ऑफ सैलरी हो जाएगा, और वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द ट्रांसफ़र के केस में है तो पहले 90 दिन और बाद के 90 दिन। तो पहले 90 दिन की अगर बात करेंगे कि जहाँ पर वेयर अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बोथ द एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ वर्क और द न्यू प्लेस ऑफ वर्क। अब बात करते हैं, देखो पहले कहाँ पर काम कर रहा था एम्प्लॉयज, मान लिया कि सपोज करते हैं हम हिसार के अंदर काम कर रहे हैं, फिर कहाँ कर रहे हैं, वडोदरा के अंदर कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले 90 दिन तो एम्प्लॉय को छूट होती है कि जहाँ पर उसकी वैल्यू कम लगे वहाँ उसको छोड़ के वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि देखो टैक्स तो दोनों पे देना पड़ेगा एम्प्लॉय को, लेकिन मान लें कि यहाँ पर कम टैक्स लग रहा है तो इसको सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन 90 दिन के बाद कोई ऐसी नहीं है, सबको क्या करना है, बोथ अकोमोडेशन शैल बी टैक्सेबल होती है फिर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, डिफिनेशन रेंट फ्री हाउस के लिए सैलरी क्या है। सैलरी के अंदर ये पढ़ लेना, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर बात है कि स्वीपर, गार्डनर और वॉचमैन प्रोवाइडर, अगर एम्प्लॉयर को ये सारी चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। परक्यूजिट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, किसके बारे में बात कर रहे हैं, परक्यूजिट, इनके फैसिलिटी अगर ये प्रोवाइड की गई है, स्वीपर दिया गया है, माली दिया गया है, वॉचमैन दिया गया है, तो मान लिया कि जितनी फैसिलिटी एम्प्लॉयर देता सारी की सारी क्या है आपकी दिया गया सारा का सारा एक्चुअल कॉस्ट कि जितना मान लें कि 10,000 रुपये का एक स्वीपर की सैलरी थी, वो सारी की सारी फैसिलिटी एम्प्लॉयज़ को फ्री में दे दी किसने, एम्प्लॉयर ने, मतलब एक स्वीपर ला के रख दिया, तो उसके लिए क्या हो गया, परक्यूजिट्स हो गया ना, सारा का सारा क्या हो जाएगा, परक्यूजिट। अगर मान लें कि एम्प्लॉय से कुछ पैसे ले लिए तो वो डिडक्ट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से फ्री सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर के रिगार्डिंग है, कोई बिजली पानी दिया गया है, वो डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर का खुद की सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी या फिर उसने बाहर से लेके दी है, तो वही सिस्टम। फ्री एजुकेशन के रिगार्डिंग बात की गई है, ये याद रखना इसमें कि फ्री एजुकेशन जो है वो पर चाइल्ड कितना 1,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा की नहीं हो सकती, बस ये ध्यान रखना, इसमें एक डेटा यही ध्यान रखने वाला है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बस रीड करने के लिए है ज़्यादा। फिर आता है फ्री ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग, कोई प्राइवेट जर्नी करता है, पब्लिक जर्नी करता है, तो इसके रिगार्डिंग एक चीज़, ये जो लिमिटेशन है, ये दो चीज़ें ये ध्यान रखनी है। कौन कौन सी है, देखिए पहला है इसमें सबसे पहले 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इफ़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, कि अगर एम्प्लॉयर की खुद की गाड़ी है तो उसकी कोई गाड़ी का 10% बेनिफिट माना जाएगा। और एक्चुअल रेंट चार्ज बाय पेबल बाय द एम्प्लॉयर, अगर मान लें कि एम्प्लॉयर ने कोई रेंट पे लेके गाड़ी दी है तो उसका चार्ज, ठीक है, उन दोनों में से जो कम होगा वो ले लेंगे। अगर कोई एम्प्लॉय से लिया ना कोई सामान, कोई पैसा लिया है बदले में, तो छूट वो घट जाएगा, बाकी सारे बेनिफिट वही बात है। देखो 10% कोर्स आगे मान लिया कि 20,000 रुपये, और एम्प्लॉयर ने, या अगर खुद की गाड़ी पे जाता है तो 20,000 खर्चा आता है, रेंट पे जाता है तो 18,000 रुपये खर्चा आता है, तो कम कौन सा हो गया सर, 18,000। तो ये 18,000 रुपये की फैसिलिटी मिल जाएगी किसको, एम्प्लॉय को। लेकिन अगर एम्प्लॉय से 8,000 रुपये वसूल कर लिए तो कितनी फैसिलिटी मिली, सिर्फ 10,000 की। यही बात ये कहना चाहता है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे दे रखा है लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन एक नॉन टैक्सेबल परक्यूजिट्स हैं जो सैलरीड पर्सन को अवेलेबल होती है, यानी कि अगर वो काम के सिलसिले में कहीं जा रहा है तो इंडिया में कहीं भी घूम रहा है, जैसे वो तो एयर है। अब याद क्या रखना, अगर वो जहाँ पर उसको जाना है वहाँ पर अगर हवाई जहाज़ से जा सकता है तो शॉर्टेस्ट रूट, ऐसा नहीं कि पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा के फिर उस डेस्टिनेशन में पहुँचेगा, सबसे छोटा रूट होगा वो, और जो एक्चुअल में अमाउंट स्पेंड होगी वो। अच्छा, एयर कंडीशनर। इसके बाद रेल, अगर मान लें कि जहाँ से एम्प्लॉय जाना चाहता है वहाँ पर रेल है तो फर्स्ट क्लास एसी की टिकट मिलेगी उसको। ठीक है, और अगर मान लें कि ना तो वहाँ पर एयर है ना रेल है तो बाई बस जा सकता है, बस में डिलक्स बस का किराया उसको मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा, डिलक्स बस का किराया मिल जाएगा। ठीक है, और पिछले ये कि कितनी बार जा सकता है वो, पिछले 4 सालों में 2 बार जा सकता है, 4 सालों में 2 बार जर्नी कर सकता है, ये फैसिलिटी उसको मिल जाएगी। मोटर कार बेनिफिट ये हम पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
मोटर कार बेनिफिट वाला सारा पढ़ चुके हैं ना हम, टैक्सेबल ऑफ द मोटर कार, ये सारा का सारा हम पढ़ के आ चुके हैं। फ्री मील ड्यूरिंग द 50 रुपये पर मील के हिसाब से छूट मिलेगी, यानी कि एक बार खाने के 50 रुपये मिल जाएंगे। अगर आप 70 रुपये के खाते हो ना तो 20 रुपये आपके क्या एम्प्लॉयज़ के सैलरी में ऐड हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। मान लें कि एम्प्लॉयर ने 70 रुपये दे दिए, 50 रुपये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है हम आपकी ग्रोस सैलरी में ऐड नहीं करेंगे, छूट मिल जाएगी, तो बच के 20 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे, ग्रोस सैलरी में ऐड हो जाएंगे, वो उसकी परक्यूजिट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। गिफ्ट है तो कैश के अंदर 5,000 रुपये तक का, कितना है 5,000 रुपये तक का टैक्सेबल नहीं होगा, 5,000 से ज़्यादा का टैक्सेबल, फिर सारा का सारा हो जाएगा। हाँ, ये और ध्यान रखना इसमें, गिफ्ट अगर मान लें कि 4,900 का मिला है तो कोई टैक्स नहीं, 5100 का मिला है तो आप ये नहीं बोलो सर 5,000 छूटे 100 रुपये टैक्स लगे, नहीं, फिर 5100 के 5100 इनके 5,100 पर ही टैक्स पूरा का पूरा देना पड़ेगा, समझिए। बस यही खासियत है गिफ्ट वाले पॉइंट में। इसके बाद आता है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, कि आप सैलरी के अलावा भी एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, उन बेनिफिट के रिगार्डिंग ही बात यहाँ पर की गई है। जैसे कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो पैसा डाला था वो, अगर मान ले कोई इंपॉर्टेंट की मैन है, मान ले उसके बिना बिजनेस नहीं चलेगा, उसका इंश्योरेंस करा लिया, उस इंश्योरेंस का पैसा जो एम्प्लॉयज़ को मिलेगा वो क्या है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। समझ रहे हो ना बात, कि मेन सैलरी के अलावा जो उसको सारा चीज़ मिलती है वो इसमें, जैसे कि एनी अदर अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर एक्सेप्ट द फ्लोइंग, ग्रेजुएटी इंक्लूड नहीं करना इसमें प्रॉफिट इन लिeu, जैसे कि इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस है, ये चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी, बाकी सारी आ जाएगी। इसके बाद आता है सेक्शन 16, पहले भी हम डिफाइन कर चुके हैं सेक्शन 16 को, यहाँ भी थोड़ा बहुत अगर करना चाहो तो कर सकते हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी, 50,000 रुपये की, इंटरटेनमेंट अलाउंस वही 3 लिमिट है, हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोफेशनल टैक्स के रिगार्डिंग दिया गया था कितना, 2,500 रुपये तक की छूट दी गई थी, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। रिपीटेशन ये कि वहाँ पर चार्ट की फॉर्म में था, यहाँ सिंपल दे रखा है। अब जो इसमें पूछा गया कि कैटेगराइज किया गया, अब तक जितने अलाउंस पढ़ के हैं, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कोई हो, तो आपको ये कैसा पता चलेगा सर ये कि जो अलाउंस मिले हैं वो टैक्स फ्री है या टैक्सेबल है, या फिर कुछ पार्ट टैक्स फ्री है कुछ टैक्सेबल है। तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, आप यहाँ से ईजिली कर सकते हो। पहला आता है जो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, कौन, जैसे डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे, मेडिकल अलाउंस, टिफन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, ठीक है। डियरनेस महंगाई बता होगा, डियरनेस पे जो रिटायरमेंट के बेनिफिट के टाइम मिलता है, आप ऐसे ही बोल सकते हो। और फ्री कौन कौन से जिसके ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं, जैसे फॉरेन अलाउंस हो गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को जो अलाउंस मिलता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई मेंबर है और वहाँ से अलाउंस मिलता है, ठीक है, या फिर प्रीडियमन अलाउंस ऑफ द यूज ऑफ द होटल बोर्डिंग लॉजिंग, आप यानी कि 1 या 2 दिन के जाने की, ये प्रीडियम का मतलब होता है डेली, कि डेली अलाउंस जो आपको मिलता है होटल वगैरह में ठहरते हो 1 दिन 2 दिन के लिए, उसका अलाउंस उठा क्या है, टैक्स फ्री है। अब सबसे जो जरूरी याद करना है तो ये बीच वाला याद करना है आपको, अलाउंस एग्जम्प्टेड अप टू स्पेसिफिक लिमिट, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, कौन सा फ्री है। इंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में ऊपर पढ़ा था, एक बस ये याद रखना है, पेपर में पूछा गया था एक बार कि अलाउंस स्पेसिफाइड अलाउंस जो सेक्शन 10(14)(1) के अंदर कौन कौन से, सिर्फ नाम याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, सेक्शन 10(14)(1) के अंदर कौन कौन से इंक्लूड हम करते हैं। तो इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं जी क्या, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ डेली ड्यूटी, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस। ये F तक के हैं टोटल, यानी कि 6 अलाउंस ऐसे हैं जो 10(14)(1) के अंदर इंक्लूड करते हैं। और इसके अलावा 10(14)(2) के अंदर कौन कौन से इंक्लूड करते हैं, देखो 10(14)(1) और 10(14)(2) इन दोनों के मिक्सअप दे देगा और फिर आपसे पूछ लेगा कि 10(14)(1) में कौन से आएंगे या फिर 10(14)(2) में कौन से आएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो टैक्सेबल थे वो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, मान लो कोई टीचर लग गया तो प्राइवेट बच्चों को ना पढ़ाए उसके लिए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस उसको मिलता है, फुली टैक्सेबल है। हिल अलाउंस, वार्डन अलाउंस, डेप्यूटेशन, ओवर टाइम, ये सारे अलाउंस क्या है, टैक्सेबल थे। ये चार्ट मिल जाएगा नोट्स के अंदर, आप कर सकते हो। सेक्शन इसके बाद स्पेशल अलाउंस एग्जम्प्टेड 10(14)(2) के अंदर, जैसे स्पेशल हिल अलाउंस, बॉर्डर एरिया अलाउंस, ठीक है, ट्राइबल एरिया अलाउंस है, ये सारे चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल वाला, ट्रांसपोर्ट वाला, अंडरग्राउंड अलाउंस, ये सारे के सारे जो अलाउंस हैं इसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि इसके सेक्शन 10(14)(2) के अंदर आते हैं। बस इतना ही काफ़ी पढ़ लोगे। और फिर अपना लास्ट वन आता है जी रिटायरमेंट बेनिफिट एट ग्लांस। ग्रेजुएट सबसे पहले देखो ऊपर ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना तभी समझ में आएगा, सर्विस कितने टाइम की उसने, छूट कितनी अमाउंट की मिली है, और इस छूट के लिए सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। बस 3 चीज़ें हैं
जैसे ग्रेजुएटी कैलकुलेट करेंगे तो सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, पेंशन कैलकुलेट करेंगे तो सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, वॉलंटरी आप रिटायरमेंट करोगे तो क्या क्या है, रिट्रीचमेंट करोगे तो क्या क्या, मतलब जो जो भी प्रोसेस होने वाली है उसमें सैलरी के अंदर क्या इंक्लूड करते हैं, तो ये पढ़ना है। छूट कितनी है, कम है, ज़्यादा है या सारी है या नहीं है, और सर्विस पीरियड किसको, सर्विस पीरियड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया 1 साल, यहाँ से लिख देता हूँ 1 ईयर 7 मंथ। अब कुछ तो कंसेप्ट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ मंथ को छोड़ देना है, ईयर लेने हैं। कुछ ऐसे हैं कि अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो इसको 2 साल बना दो, ठीक है। अगर मान लीजिए 4 है तो इसको फिर छोड़ दो, 1 साल ही बना दो। अलग अलग टाइप से अलग अलग सिस्टम बना रखा। देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएटी के लिए। ग्रेजुएटी 2 तरीके, गवर्नमेंट इंप्लॉयज और नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इंप्लॉयज है तो क्या है, सारी की सारी अमाउंट क्या है, एग्जम्प्टेड है, सारी अमाउंट क्या रहेगी, एग्जम्प्टेड रहने वाली है। अगर नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉयज है तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो कम होगा सिर्फ वो छूट मिले। गवर्नमेंट के लिए सारी छूट, और प्राइवेट के लिए किसकी छूट है, डिपेंड करता है सर। ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में कवर्ड है, वो इंप्लॉयज नहीं है, कवर्ड है और नहीं है, तो दोनों करने वाले हैं। आइए 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कवर्ड नॉन कवर्ड के रिगार्डिंग, ठीक है। देखिए अगर कवर्ड है, सबसे पहले कंप्लीटेड ईयर, अगर 1+ ईयर फॉर द एक्सेस, अगर 6 महीने से ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला था 1 साल 7 महीने, तो 2 साल काउंट हो जाएगा, 2 ईयर आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन कौन सा फ्री है जी, इन तीनों में से जो कम होगा उसकी छूट मिल जाएगी टैक्स में, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। क्या, 15 डेज सैलरी ऑफ ईच ईयर सर, हर साल के 15 डे की सैलरी, 20 लाख माइनस अमाउंट ऑलरेडी क्लेम्ड, कितने अमाउंट क्लेम की गई है वो, और अमाउंट रिसीव्ड, इन तीनों में से जो कम होगा वो उसकी एग्जम्प्ट होगी, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर कि सैलरी के अंदर क्या इंक्लूड करेंगे। सैलरी 15 डे सैलरी कैसे निकालना है, सैलरी मान लेंगे उसकी 10 साल 20 साल जितनी भी निकली है वो उस साल की सैलरी निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 26। पेपर में पूछा गया था कि महीना कितने दिन का लेना है जब ग्रेजुएटी की सैलरी काउंट करते हैं, तो 26 डे का लेना है, याद रखना ये, ठीक है। और सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, मंथली बेसिक सैलरी इंक्लूड करेंगे, लास्ट ड्रॉन और जो लास्ट में उसको मिली है, और डीएनएस अलाउंस इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये पेपर में ऐसे ही पूछेगा, तो बोलेगा इन तीनों की लिमिट, ये पूछ सकता है पेपर में, यही पूछ सकता है सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, या फिर कौन सा महीना कितने दिन का होगा ग्रेजुएटी के टाइम वो। अगर ये था ग्रेजुएटी कवर्ड है तो, अगर कवर्ड नहीं है तो मंथ को इग्नोर कर देंगे जी। अगर मान लें कि 1 साल 7 महीने, तो सिर्फ 1 साल ही लेंगे यहाँ पर, तीनों में से जो कम होगा वो लेंगे। ये एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ये तो हर कहीं एक कॉलम में लीजिएगा। फिर वहाँ पर 20 लाख था, यहाँ पर 10 लाख हो जाएगा, कितना था वहाँ पर 20 लाख, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार और दिखा देते हैं आपको, देखो यहाँ पर 20 लाख दे रखा था, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10 लाख देगा, माइनस एक्चुअल ऑलरेडी क्लेम जो किया गया, और ये 1/2 है, वो 15% ऑफ सैलरी था, ये क्या दे रखा है 1/2। देखो ये 15 डे सैलरी था, और ये क्या है 1/2, ये और ध्यान रखना आपको, 1/2 मंथ एवरेज सैलरी। अब ये एवरेज सैलरी क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ये यहाँ पर हो गया सर एवरेज सैलरी के रिगार्डिंग। एवरेज सैलरी में तो ऑन द बेसिस ऑफ 10 मंथ सैलरी, ये भी पेपर में पूछा गया कितने महीने की सैलरी का एवरेज करना है सर, 10 महीने का करना है, ठीक है। इन तीनों में से जो कम होगा वो लेंगे। अब बात करते हैं एवरेज सैलरी, तो ठीक है 10 महीने के लिए, लेकिन सैलरी में क्या इंक्लूड करेंगे, वही बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, ये सैलरी में इंक्लूड करते हैं, कर लोगे। ये था अपना ग्रेजुएटी के रिगार्डिंग। अब अगर हम बात करते हैं कंप्यूटेड पेंशन के रिगार्डिंग, देखो कंप्यूटेड पेंशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो देखो कंप्यूटेड पेंशन जो इकट्ठी मिलती है वो, ठीक है। अनकम्यूटेड या पीरियडिकल तो हम पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है वो टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो। कम्यूटेड के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो तो फ्री है, अदर है तो उसके फिर वही रिगार्डिंग है। रिसीव्ड ग्रेजुएटी उसको रिसीव्ड होती है, यानी कि कम्यूटेड पेंशन के साथ साथ ये देखिए पेंशन के साथ उसको ग्रेजुएटी भी मिलती है या नहीं मिलती। मैंने बोला दोनों, चाहे पेंशन हो चाहे ग्रेजुएटी हो, दोनों ही रिटायरमेंट बेनिफिट है जो एम्प्लॉयज को मिलते हैं। अगर उसको ग्रेजुएटी मिलती है तो 1/3 पेंशन का छूट मिलेगी, अगर ग्रेजुएटी नहीं मिलती तो 1/2 छूट मिल जाएगी, बस सिंपल सा है, हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, इसके बाद आता है अर्नड लीव सैलरी आफ्टर रिटायरमेंट, कि आपको छुट्टियां मिली थी सरकारी, आपने ली नहीं, अब उनका पैसा जो मिलेगा उसकी रिगार्डिंग बात की। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सारी छूट फ्री है, मतलब जितना ही पैसा उसकी छुट्टियों का था बकाया वो तो मिलेगा रिटायरमेंट पे, वो टैक्स नहीं लगेगा। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वही बात है, ईयर तो कंप्लीट, मंथ इग्नोर करने हैं यहाँ पर। तीनों में से जो कम होगा वो लेंगे, चारों में से सॉरी, अमाउंट रिसीव्ड
यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 लाख माइनस अमाउंट ऑलरेडी क्लेम्ड और 10 मंथ एवरेज सैलरी, सैलरी ऑफ अप्रूव्ड पीरियड, ठीक है, लीव नॉट अवेल्ड। भाई जो मतलब आपको छुट्टी मिली थी 20 और आपने ली सिर्फ 2, तो बाकी जो बच गई कितनी 18, वो यहाँ पर आ जाएगी। तो सैलरी के अंदर इंक्लूड क्या क्या करेंगे, देखो बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन। अब बात करते हैं सर 10 महीने की एवरेज सैलरी। यहाँ पर जो महीना है वो 30 दिन का है, बस ये ध्यान रखना है कि ग्रेजुएटी में जो महीना था वो 26 दिन का था और अर्न लीव सैलरी जो महीना है वो 30 दिन का है। पेपर में ये बहुत बार पूछा गया है। फिर यदि रिट्रीचमेंट कंपनसेशन, नेक्स्ट वन क्या दिया गया है, रिट्रीचमेंट कंपनसेशन, कंप्लीटेड ईयर है और अगर 6 महीने से ज़्यादा तो 1 साल में काउंट, यानी कि 1 साल 7 महीने तो 2 साल हो जाएंगे। फिर जो कम होगा वो 15 दिन की सैलरी, एवरेज पे है, एवरेज पे कैसे वो देखेंगे 5 लाख और अमाउंट रिच। बहुत जैसे ये पूछ लिया 3 कंडीशन, जैसे ये पूछे क्या कि रिट्रीचमेंट कंपनसेशन में मैक्सिमम छूट कितनी की, तो आप बोलो सर 5 लाख, क्योंकि इससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता ना, तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि सर एवरेज पे में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे रेमुनेशन ऑफ मनी, अलाउंस, वैल्यू, हाउस प्रोक्यूटी, सारी चीज़ पढ़ लेना। क्या इंक्लूड नहीं करते, ये भी पेपर में पूछा गया एक बार, तो इंक्लूड नहीं करते वो मेंशन किया गया है यहाँ पर। देखिए बोनस इंक्लूड नहीं करते, कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में जो है वो ग्रेजुएटी है। एवरेज पे का मतलब क्या है जी, यहाँ पर देखो एवरेज पे का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 मंथ पे, यहाँ पर लास्ट 3 मंथ, वहाँ पर 10 मंथ था एक, आपको ये ध्यान हो, तो यहाँ पर क्या है 3 महीने की है। कंपनसेशन वॉलंटरी, अगर इंप्लॉयज अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेता है तो कंप्लीट ईयर मंथ को इग्नोर करेंगे, इनमें से जो कम होगा वो लेंगे। एक तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है 5 लाख रुपए। अच्छा इसको मैंने बताया ना, इसको इस सेंस में पूछ सकता है हर किसी में, जितने अब तक हमने किया, चाहे वो ग्रेजुएटी हो चाहे कोई भी हो, वॉलंटरी मैक्सिमम छूट कितनी की 5 लाख, ऐसे ही बोलना आपको। तो जहाँ पर 20 लाख आया था वहाँ पर मैक्सिमम छूट 20 लाख थी, 10 था तो 10 आया था, ठीक है, उस टाइप से। 3 महीने की 3 मंथ की सैलरी लेनी है हर साल की, और सैलरी मल्टीप्लाई बाय द बैलेंस मंथ लेफ्ट आफ्टर द बिफोर। मान लिया कि 54 साल की उम्र में रिटायरमेंट थी, 53 साल की उम्र में रही, तो 12 महीने बच गए ना, तो ये 12 महीने की सैलरी यहाँ पर आ जाएगी सेकंड कॉलम में, ठीक है। और सैलरी के अंदर इंक्लूड क्या क्या करेंगे, बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन इंक्लूड हम करते हैं, हो जाएगा बस। तो ये था जी अपना सैलरी हेड। होप शो ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो और के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।